जो चीज आग लगाएगी, जो चीज घिराव जलाव करेगी, जो चीज सड़कों को रोकेगी, जो चीज बच्चों को स्कूल जाने से रोकेगी, जो डॉक्टर्स को, नर्सेस को, टीचर्स को अपना काम करने देने से जाने से रोकेगी, जो मेट्रो बसेस को मुअत्तल करेगी, जो पब्लिक लाइफ को डिसरप्ट करेगी, जिसके नतीजे में पथराव हो रहा होगा, तो रीजनेबल मैन विल थिंक दैट द गवर्नमेंट अपना हक इस्तेमाल करते हुए इस वायलेंस को, इस तशद्दुद को और इस अनारकी को रोके। आपके इल्म में है कि तवातर के साथ एक सिलसिला बना हुआ है कि हर 14 दिन के बाद हमें ऑपोजिशन का एक रिक्विजिशन का इजलास ऑलमोस्ट एक ही एजेंडे पर, जिस पे वो लॉ एंड ऑर्डर कंसेक्यूटिव ये 5वां इजलास है। तो मैं एज स्पीकर आई एम बाउंड बाय रूल्स कि जब भी वो इजलास को रिक्विजिशन करते हैं हमें वो तलब करना पड़ता है। आपके सामने मेरा किसी एक फरीक हुकूमत या अपोजिशन के साथ कोई झुकाव के बुनियाद पर नहीं, बल्कि मैं तो हदफ तनकीद भी हूँ गालिबन, और शायद स्पीकर का ओहदा कुछ गालिबन इस तरह की मुश्किल से गुजरता भी है कि जब आप किसी एक की बात सुनते हैं तो उसमें लाजमी तौर पे दूसरे की बात पीछे रह जाती है, तो उस पर कोई ना कोई फीलिंग्स तो किसी एक तरफ से आती हैं। लेकिन आज ये बात करनी ज़रूरी क्यों हो रही है कि ये कंसेक्यूटिव 5वां इजलास लॉ एंड ऑर्डर पे और इसी एक एजेंडे पे बार बार आता है, और उस पर जो बातचीत होती है, मैंने हुकूमत से भी कहा 3-4 दफ़ा ये कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर पे बड़े क्लियर फैक्ट्स दें, जो उन्होंने दिए भी। बड़ी हद तक क्राइम को कंट्रोल करने की उन्होंने तफसीलात भी बताई, जो गवर्नमेंट के बेहतर एक्शंस हैं वो भी बताए। लेकिन बहस सिमट सिमटा कर एहतजाज और लॉ एंड ऑर्डर के दरमियान कोई रब्त कायम करने में चली जाती है कि क्या एहतजाज जो है उसका हक किस हद तक हासिल है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट दिया गया है वो राइट क्या है, और वो किस लिमिट तक जा सकता है एहतजाज, और वो एहतजाज की शक्ल क्या हो सकती है, क्या वो पीसफुल होगा, आइन क्या पीसफुल एहतजाज की इजाज़त देता है, या वो एहतजाज पब्लिक लाइफ को, सिविक राइट्स को, लोगों के शहरी हकूक़ को मुतासिर करेगा, क्या एहतजाज इस बात का भी हक देता है, क्या सिटीज़ पूरे के पूरे शहर मुहासरे में आ जाएंगे, क्या एहतजाज इस बात का भी हक देता है, क्या एहतजाज ये शक्ल भी देता है कि एक सूबे की हुकूमत दारुल खिलाफे पर तवातर के साथ, जैसे सोमनाथ के मंदिर पर हमले किए जाते हैं और वो को महमूद गजनवी हैं और बनकर आते हैं कि उन्होंने वो मंदिर ढाने हैं और बार बार उन्होंने आना है और मुसल्ला आना है, क्रेन्स लेकर आनी है, लश्कर बंद जत्थे साथ लेकर आने हैं, वहाँ की पुलिस फोर्स साथ लेकर आनी है, फायरिंग से भी इज्तनाब नहीं करना। जहाँ पर आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर जो सूबे की जिम्मेदारी होती है, और वो पूरे वहाँ के पुलिस के कंटिंजेंट साथ लेकर, क्रेन साथ लेकर और मुसल्ला लोग साथ लेकर दारुल खिलाफे पर चढ़ाई कर देंगे, ये आइन में दिए गए उस पॉलिटिकल एसोसिएशन के राइट और राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ फॉर प्रोटेस्ट के जो राइट की जो तशरीह आइन में दी जा सकती थी या जो शक्ल दी जा सकती थी, क्या आज की बनाई गई शक्ल जो वायलेंट है, जो पुरतशद्दद है, जिसके नतीजे में इमलाक का नुकसान है, जिसके नतीजे में शहरी ज़िंदगी को बिल्कुल जामिद कर देना है, जिसके नतीजे में किसी शहर का मुहासरा इस अंदाज में होना है कि वो दोनों तरफ से, यानी हुकूमत उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और वो पीसफुल राइट को, अपने प्रोटेस्ट को एक्सरसाइज करने के लिए मुतासिर किसको करती है, शहरी को। तो आज मेरा मुखातिब जो है एज अ स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब, मैंने परसों के इजलास में, आप सारे दोस्त उसको कवर कर रहे थे, मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन से ये कहा कि आपने ये बात की है कि हमारा राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए, ठीक मान लिया, ज़रा उसकी मुझे शक्ल बता दें, उसकी तफसील बता दें कि आपका जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसकी क्या शक्ल हो सकती है। क्या वो 9 मई जैसा वाक़या
एहतजाज है? क्या कोर कमांडर्स के घरों को आग लगाना, 29 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को एक ही दिन में जलाना, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत जलाना, किला बाला हसार के बाहर हमले करने उनको जलाना, शोहदा के मुजस्मे गिराना, क्या ये सब एक एहतजाज और पीसफुल राइट का प्रोटेस्ट है? मियाँ वाली के अंदर क्रिमिनल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड और वो जो लोग लेकर गए हैं 302 के मुकदमात में मुलविस, वो लोग वहाँ पर जो भत्ता, जुआ और इस किस्म के मुकदमात में मुलविस थे, क्या वो तहरीक इंसाफ की उस सियासी आड़ के अंदर जाकर उन्होंने मियाँ वाली की सेशंस कोर्ट के क्रिमिनल रिकॉर्ड सारे को आग नहीं लगाई? और उसके बाद 400 से ज़्यादा मुकदमात, आज तक वो फाइल्स रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हो रही। कत्ल के मुकदमात के मुलजमान जिनके वो ट्रायल होने थे, क्या वो सारे के सारे जामिद होकर नहीं पड़े? मेरा पूछने का मकसद ये है कि एहतजाज की हद क्या होगी? क्या वो एहतजाज अब आपके हाफजे में होगा कि चीनी सदर का जब यहाँ पे दौरा था 2014 में, तो उस वक्त मैंने जब ये बात की, आज क्योंकि मेरी पोजीशन एक पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी की है, मैं एक आईनी ओहदे का हल्फ उठाया हुआ शख्स हूँ, मेरा बहुत भी अगर मैं कोई बात साबित कर सकता हूँ किसी एक पार्टी पोजीशन से, तो मुझे हदूदो क़यूद हैं, उस हल्फ के बाद मैं अब वो बात उस अंदाज में कर नहीं सकता। तो मैं इस पैराए में आपके सामने रख रहा हूँ कि 2014 में जब तहरीक इंसाफ का ये धरना इस्लामाबाद गया, तो मैंने अपने चंद सहाफ़ी दोस्तों के साथ ये बात की कि मुझे इसकी टाइमिंग, और वो सारे हयात हैं, ज़िंदा हैं, उनमें एक अली काजिम वहीद थे, उस वक्त डेली टाइम्स के साथ मुंसलिक थे वो। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये जो एहतजाज है सीपैक एक, और एहतजाज की टाइमिंग जब चीनी सदर का दौरा है, तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में मकसद के बगैर अपने तौर पे चीज़ें इरप्ट नहीं करती। ये बाकायदा प्लान करके 14 अगस्त का दिन, जिस दिन को हम यूनिटी फोर्ज करते हैं, जिस दिन तजदीद अहद वफा करते हैं, उस दिन कोई शहरी किसी सियासी जमात का, किसी दीनी गिरोह का, किसी लसानी, किसी बुनियाद पर अपनी बात नहीं करता। उसकी सिर्फ एक ही सोच और उसकी फ़िक्र होती है, और उस दिन हम सब पाकिस्तानी बनकर आज़ादी का दिन मनाने के लिए बाहर निकलते हैं। आपने देखा है 72-74 साल में मेरा ये तजर्बा है, जो मैंने तारीख से देखा सुना, जो मैंने बातचीत की सारी, उस पर मैंने जो सुना देखा वो ये था। इसके दौरान उस दिन अगर आप 14 अगस्त के दिन किसी बात पे जमाती रंग गालिब कर रहे होंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप उस दिन की शनाख्त को, उसको अमेलगमेट करना चाह रहे हैं किसी एहतजाज के नाम पे। जिस दिन आपने जश्न मनाना था, जिस दिन आपने अपनी आज़ादी की तकबीर का नारा बुलंद करना था, जिस दिन आपने ये बात करनी थी कि हम एक पाकिस्तानी हैं और हमारी एक यूनिटी फोर्ज्ड है, उस दिन को तकसीम का दिन, तफरीक का दिन, एहतजाज का दिन, तो दिन की हैयत को बदलने की ये साजिश, मैंने इसको एक साजिश के तौर पे देखा। और मैंने जब उन अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ ये बात की, तो उन्होंने कहा कि आप बड़ी दूर की बात सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। मैंने कहा दूसरी बात कि चीन के सदर आ रहे थे, वो दारुल खिलाफे में अगर मौलाना ताहिरुल कादरी की जमात के लोग वहाँ पर कब्रें खोद के बैठे होंगे, टेंट्स लगाकर बैठे होंगे, और एन पार्लियामेंट हाउस के सामने उस वेन्यू के बाहर इस तरह की ये एक सूरत होगी कि जैसे खुदा न खास्ता ये कोई रिफ्यूजीज़ की एक कैंप का माहौल पेश कर रहा होगा, वहाँ पे टेंटेज हुई होगी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर दंगा फसाद बलवा हो रहा होगा, वहाँ पर कंटेनर्स लगाकर लोग एक ऐसी स्लोगनरिंग कर रहे होंगे कि जिसमें चे जाए कि आपका चीन जैसा काबिल कदर दोस्त आ रहा हो, और आप उनके झंडे उठाकर उनके इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पर आप मौजूद हों। और इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर रहे होंगे कि आप वहाँ पर एक एहतजाज की सूरत करके बैठे होंगे, तो वो आने वाले मेहमान कैसा समझेंगे? मैंने कहा ये मुझे कुछ चीज़ें आपस में कनेक्ट होती लग नहीं रही। बहरहाल इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, आप देख लें जैसा हो। मैंने वो सवाल फिर उठाया,
میں نے یہ سوال اٹھایا، میں نے کہا دیکھیں عدالت کے اندر تقسیم کس بنیاد پر ہوئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے یہ تو تھا قومی شناخت کے دن کے متعلق، یہ تو تھا احتجاج کے متعلق، تو یہ کہانی 2014 سے شروع ہے۔ اب میں جھوٹ بول سکتا ہوں، میری کسی بات سے آپ اس کو دروغ گوئی کہہ سکتے ہیں، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بتائے یہ جو آپ ایک نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، لیکن فیکٹس ڈو ناٹ لائی۔ نو فیکٹ نمبر 1 از کہ اس احتجاج کا انہی دنوں میں ہونا جب اس ملک کے اندر معاشی طور پر کوئی سی پیک جیسا منصوبہ اور اس کو آپ کے ساتھ بائی لیٹرل کرنے والے ملک کے صدر یہاں پر تشریف لا رہے ہوں تو یہ احتجاج ایرپٹ کر جاتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تو 3 سال پہلے سے تھی وہاں پر، اس کے خلاف اب میں کیونکہ بہت زیادہ پارٹی پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا، میں صرف حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب روز آئے دن اسمبلی کا اجلاس بلا کے اس میں آپ آ کے صرف اس ایک نقطے پر کہ جی ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے تو ہم ہر 14 دن کے بعد اجلاس ریکوزیشن کریں گے۔ اب جو لا آف دا لینڈ ہے، کیا وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ کوئی پروٹیسٹ اور کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ کر رہا ہو تو اس کو اجازت دی جائے؟ میرے تو خیال میں بالکل نہیں دیتا۔ اور آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ریزنیبل ریسٹرکشن امپوز، تو ریزنیبل ریسٹرکشن کیا ہو سکتی ہے جو ایک ریزنیبل مین سمجھے؟ ایک ریزنیبل مین کیا سمجھ سکتا ہے کہ جو چیز آگ لگائے گی، جو چیز گھراؤ جلاؤ کرے گی، جو چیز سڑکوں کو روکے گی، جو چیز بچوں کو اسکول جانے سے روکے گی، جو ڈاکٹرز کو، نرسز کو، ٹیچرز کو اپنا کام کرنے دینے سے جانے سے روکے گی، جو میٹرو بسز کو معطل کرے گی، جو پبلک لائف کو ڈسرپٹ کرے گی، جس کے نتیجے میں پتھراؤ ہو رہا ہوگا، تو ریزنیبل مین ول تھنک دیٹ دا گورنمنٹ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس وائلنس کو، اس تشدد کو اور اس